बैक वंस अगेन इन वॉर रूम। मेरा नाम यासिर हुसैन है और जनाब आपको वॉर रूम से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। जनाब ये वॉर रूम का सिलसिला हमारा जारी है और वॉर रूम के ज़रिए आप तक सही इत्तलात पहुँचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तज्ज़िया करें इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का। बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ यहाँ पे मंजर रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, इस प्रोग्राम के को होस्ट हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और चंद गुजारिशात हैं, पहले उसका तस्करा कर दूं और उसके बाद फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि वो ना सिर्फ प्रोग्राम को देख रहे हैं बल्कि इसको सराह भी रहे हैं। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं और यकीन कीजिए कि एक नशिस्त के अंदर मुख्तसर वक्त में सारे पैगामात को और सवालात को शामिल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम देखने वाले जो हजरात हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात पहुँचा रहे हैं, प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करें। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। और प्रोग्राम एक दिन की ताख़ीर से इस वजह से लेकर आ रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात होती रही, ताहम ये कि इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दीली रूनुमा हो रही है। तो इस वजह से आज मौजूद है यहाँ पे और गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा और आने वाले वक्त में जो होने जा रहा है, तमाम मामलात के ऊपर आज तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सेनेटर फैसल रज़ा आबदी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जनाब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ सबसे पहले इस वक्त जो जारी सूरत हाल है डायलॉग के हवाले से, जो मैंने अभी कहा कि बड़ी तेज़ी से सूरत हाल में तब्दीली रूनुमा हो रही है, आप इसकी पहले निशानदही कर चुके हैं और शुरू दिन से आपका मौक़िफ़ ये है कि इसके अंदर कोई खातिर ख़्वाह बेहतरी नहीं आनी और ये सिर्फ टाइम बाय करने का एक ज़रिया है। महसूस भी ऐसा ही होता है कि अब भी आप अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल करते हैं जी, शुक्रिया आप दोनों का, आपने मौका दिया। बात दरअसल ये है कि हम तो मुज़ाकरात के हमेशा से ख़िलाफ़ थे। ठीक। जब 2009 में ये तालिबान जो इनके अपने पाले हुए दहशतगर्द थे हमें मारते थे, तो यही सियासी जमातें, यही मौलवी मुज़ाकरात, मासूम बच्चे हैं, गलती हो गई है, मुज़ाकरात किया जाए, तो उसका ये अंजाम हो गया कि अब पाकिस्तान में 1.25 लाख से ऊपर लाशें। जी। तो जानवरों से कभी मुज़ाकरात नहीं किए जाते। हम मुज़ाकरात के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि हम मुज़ाकरात को मानते ही नहीं। हमारी डायरी के अंदर ये सफ़ा हम फाड़ के 2009 में फेंक चुके, क्योंकि 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। अब यहाँ मुज़ाकरात के अंदर कतर में धोखा, ओमान में धोखा, फिर ये ब्लॉकेज आ गया। इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। अगर आप जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि जिनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वियना जो कन्वेंशन है अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों से वाज़ेह तौर पे लिखा है, कोई रियासत किसी दूसरी रियासत को ताकत के इस्तेमाल या धमकी के ज़रिए किसी मुआहदे पर मजबूर करेगी तो वो मुआहदा कानूनी तौर पर कालादम होगा, कालादम हो जाएगा, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है ना। ईरान इस असूलों को बुनियाद बना के बहरी नाकाबंदी को जवाज़ बना के पेश कर रहा है, तो गलत तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और साथ में 31 फ्रिगेट, 31 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, 3 बहरी बेड़े, 11 एटमी आबदोजें, 500 जंगी जेट तैयारे, 70,000 के करीब पहुंचती हुई फौज, ये मुज़ाकरात के लिए जमा की गई, ये जंग के लिए जमा की गई। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जैसे ही वो कंप्लीट होगा ये फौरी तौर पे एक ऐसा हमला करेगा जो वाकई बहुत ख़तरनाक हो, लेकिन जो उसका रिटेलिएशन होगा वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब तक मस्जिद अक्सा की आज़ादी, देखिए हमने ये जो आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद की जो शहादत है, जो ईरानी बच्चों की शहादत है, किस लिए? आबने अरमस को खुलाने के लिए। दिमाग ख़राब है। तिजारती मुआहदे करने के लिए दिमाग ख़राब है। ये डेडलॉक जो है, ये जो कंटिन्यू कर रहा है अब पैसों को बरामद करने के लिए, इसके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो हैं मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, तो हम पासदारान इनकलाब, 90% पाकिस्तानी अवाम पासदारान इनकलाब की सोच को हिमायत करते हैं कि जब तक ये इसराइल का सफाया ना हो जाए, इस जंग को ख़त्म ना किया जाए, और इसीलिए हमने सपोर्ट किया है। हम पूरे पाकिस्तानियों ने मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट किया ना, जो बुनियादी वजह है। तो ये मुज़ाकरात लाना बार बार ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। एक जुमला और इसमें इजाफा कर लीजिए कि ये अभी खबर आई कि जो पासदारान इनकलाब है इसके ऊपर वेस्ट के जरिए पाबंदी लगवाने की बात हो रही है, क्या मटीरियल? हमेशा हुई है, हमेशा हुई है। तो ये पासदारान इनकलाब इस्लामी जो है, अभी तक तो जंग उसने लड़ी है ना। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान में एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि ईरान को थ्रेट किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पे आके बैठ। बिल्कुल ठीक है, फ़ौरन आके मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ जाओ, मतलब अपनी औकात तो देखो तुम पहले। मौला अली का कॉल है,
देखिए ईरान ने इज्जत दी आपको, सबको मना किया, पाकिस्तान को मना नहीं किया। पाकिस्तान पे फौरन मेज पे आके बैठ गया। अगर आपको मना कर देता तो आप क्या कर लेते? कल को कोलंबो ये जसारत करता और कोलंबो से कोई रास्ता निकलता तो श्रीलंका को इज्जत मिल रही होती। तो मौला अली का कॉल है कि किसी के ज़र्फ को आप आजमाना हो तो उसको इज्जत दो। आला ज़र्फ होगा तो तुम्हें बढ़कर इज्जत देगा, और कम ज़र्फ होगा तो तुम्हें मजबूर और अपने आप को ताकतवर महसूस करेगा। तो वही कर रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर बैठे। अब मैं इनको बताऊं कि जरा आंख खोल के देखो, तुम्हारी आंखें खोलते हैं आज। तुम्हारे रगों में अगर कोई शरीफ खून है ना तो तुम्हें नजर आएगा कि जिस आका की तुम फर्माबरदारी पे मरे जा रहे हो, उस आका का हमने मार मार के वो हाल किया है कि उसको मार मार के हमने कुत्ता बना दिया। तुम्हारी आंखों के सामने मारा है उसको, ना उसका कोई फौजी अड्डा छोड़ा हमने। 5000 लाशें हैं इनकी, जिसको छुपा रखा है इन्होंने। अभी तक रोजाना 8-10 लाशों को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कैलिफोर्निया, किसी को न्यूयॉर्क, किसी को न्यूजर्सी। 5000 लाशें हैं इनकी जो इस वक्त कुवैत और बहरीन के सरखानों में पड़ी हुई हैं। उनको उठाने के लिए यकमुश्त तैयार नहीं है। नंबर 2, तमाम तुम्हारे अड्डे हमने फारिग कर दिए, कोई अड्डा इस लायक छोड़ा नहीं। अब तो सेटकॉम वगैरह तमाम इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो तुम्हारी लाशें भी गई, तुम्हारा तमाम अड्डे भी हमने खत्म कर दिए। यहां तक के इतना मारा तुम्हें हमने, तुम्हारे आकाओं को और उनकी फौजों को जिनको तुम मम्बा बना के पेश करते हो, इतना मारा हमने कि वो नालियों में, गटरों में, होटलों में छुपते फिरे। ना सिर्फ बल्कि दुबई की शाहराहों पे उनको अपने आप को घूमने के लिए औरतों के बुरकों का सहारा लेना पड़ा। वो औरतों के बुरकों में घूमते फिर रहे हैं। नंबर 3, इसराइल को हमने इतना मारा कि 80% इसराइल तबाह हो चुका है। 5 लाख लोग लापता हैं। कहां लापता हैं? वो जो टनल्स के अंदर गए थे उसी के अंदर वो दब के मर चुके हैं। अब तक वहां पर इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि 80% इसराइल तबाह हो गया। इसराइलियों को समझ ही नहीं आ रहा वो रहेगा। तमाम चीजें तो तबाह हो चुकी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो तुमने मुज़ाकरात करके उनको बचाने की कोशिश की। तुम नहीं बचा पाओगे, इसको किसी सूरत नहीं बचा पाओगे। उसकी वजह है कि तुम अगर अपनी इज्जत को बहाल रखना चाहते हो तो जाओ अमेरिका को बोलो कि तुम्हारी इज्जत रख ले, हमला करे ईरान के ऊपर। हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमला करे। हमारी सोच के तमाम लोग इस चीज की, इस दुआओं पे आ जाएं कि ईरान पे जल्द से जल्द हमला हो। मैं आपको बताऊं कि हम किस हद तक तैयार हैं इस जंग के लिए। 2023 में मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि इनकी प्लानिंग के अंदर है कि तेहरान पर और अस्फहान पे 2 एटम बम मारेंगे। तो वो मार रहे हैं इन्होंने, तो हमें भी पता है कि वो मार रहे हैं। तो जब हमें ये पता है तो हम उन तमाम लाशों के लिए तैयार हैं। भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम तो हो नहीं वहां पर। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ईरान फलस्तीन में क्यों है, क्यों गया? असल चीज तो ये होना चाहिए, ये है क्वेश्चन, जो असल क्वेश्चन है कि भाई आप 40 साल से टनल खोद रहे हो, वहां पे खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो, उनको असला पहुंचा रहे हो, उनको जारियत के सामने खड़ा कर रखने का सारा सेरा तो ईरान के सर है। होना तो आपको चाहिए था, वो तो आपके हम मसलक लोग हैं आपकी तरह। आप यहाँ पे जाली जिहाद के फतवे दे के यहाँ मुस्टंडे बन के घूम रहे हैं। होना तो आपको चाहिए था, लड़ना तो आपको चाहिए था वहां पर। ईरान का तो दूसरा नंबर आता है ना। ईरान गया क्यों है? जब ईरान इसलिए गया कि आपने अपने फराइज से कोताही इख्तियार की। आपने यहाँ जाली फतवे दिए, फलस्तीन इंतजार करता रहा, वहां इस्माइल हानिया शहीद ये कहता रहा कि अल्लाह के वास्ते एक धमकी दे दो। तुम एक धमकी तक नहीं दे सके और तुम यह बातें करते हो बैठ के। तुम अपने काम से काम रखो, खामोश देखें। तमाशबीनी का सबसे पहला असूल है कि तमाशा खामोशी से देखते हैं, बकवास नहीं करते। और जो कुछ नहीं करते वही बकवास करते हैं। वो बकवास कर रहे हैं, करते रहो, कोई इशू नहीं। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइए कि रियाल के हवाले से जो आपने बातें की हैं उसमें तो एक रोज़ाना की बुनियाद पे व्लॉगर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती करेंगे। मतलब वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की करेंसी जो है वो ऊपर जाएगी। उनको लग रहा है ये करेंसी जो है, किसी ज़माने में जिम्बाब्वे ने पता नहीं अरबों का नोट निकाल दिया था, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये उसी तरह जाएगी, उसके बाद करेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या कहें? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ बात रह गई। आप, हम इसलिए खुश नहीं है कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो इसलिए खुश हैं कि ये ताउन बढ़ रहा है। देखें, इस ब्लॉक में आना है तो बाहमी मुलाकातें तो जारी रहनी चाहिए ना। अफसोस पता है क्या होता है कि आप ईरान से इतने हाई पैमाने पे जाके अमेरिका की बात कर रहे हैं। आपको तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए, सहूलत पाकिस्तान के लिए लेनी चाहिए, तेल और गैस को पाकिस्तान पे वहां पे नेगोशिएट करना चाहिए। आप अमेरिका की वकालत ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। हम अमेरिका के बाप के नौकर नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का मुफाद चाहते हैं। आप पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का आगाज करें। आप तेल लेके आए ना वहां से, आपका बरादर मुल्क सऊदी अरब देना हमें उस रकम पे तेल जिस पे ईरान देता है। 15 रुपए लीटर अगर ईरान पेट्रोल दे रहा है तो हम मानेंगे उस वक्त आपको कि आपको अरबियों की बड़ी हौका लगा हुआ है। तो उस हौके को खत्म करने के लिए आप अरब जाएं और उनसे बोले हमें तेल दो। जिस रेट पे ईरान तेल दे रहा है उस रेट पे तेल दो।
जिस रेट पे ईरान गैस दे रहा है उस रेट पे गैस दो भाई। आप अपनी स्मगलिंग के लिए तो 15 रुपए लीटर रोज पेट्रोल ले रहे हैं, 2.5 करोड़ लीटर रोज का पेट्रोल स्मगल होता है, 300 रुपए। अब तो आपने रेट इसलिए बढ़ाया कि स्मगलिंग को फायदा देंगे ना, अब आप 400 रुपए इजाफी पर लीटर हासिल कर रहे हैं रोज के हिसाब से। भाई कराची वालों को या पाकिस्तान वालों को कितने रुपए का फायदा दिया स्मगलिंग के पेट्रोल से? ये ऐसा स्मगलिंग का रास्ता है जिसपे ना BLA हमला करती है ना तालिबान, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही वही करते हैं। सुना है किसी आज तक टैंकर के ऊपर कोई हमला हुआ हो? तेल के हजारों टैंकर आते हैं, उसमें कोई हमला नहीं होता। फौजियों पे हमला हो जाता है, अवाम पे हमला हो जाता है, शनाख्ती कार्ड देके बसों को मार दिया जाता है। तो जाओ उस वक्त अरब की वकालत करना जब तुम अरब से कुछ पाकिस्तान के लाने लायक बनो। आज तक अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। हम मानते ही नहीं ऐसी उम्मा को जो पाकिस्तान के लिए मुफाद में ना हो। जाओ जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात है। जी आए आप करेंसी पे। हमने आज आखिरी तारीख है हमारी, आज हमने इसको ईरानी रियाल को 10,000 रुपए पे क्लोज कर दिया। ठीक है, आज 26 अप्रैल है ना, अब 26 अप्रैल 2027 को हम इसका वर्क उठाएंगे कि ये कितने में गया। जिन जिन ने ये करेंसी ली है, मैं FRA रिसर्च एंड एनालिसिस सेल से मैं उसको इंश्योर्ड करता हूं। मैं उसको इंश्योर्ड करता हूं 400 गुना पर। ठीक है, यानी जब आप इंशाल्लाह 26 अप्रैल 2027 को मौजूद होंगे तो ये 50,000 का 1 करोड़ पे मैंने इंश्योर्ड किया 400% सर। 400%। उसकी वजह है कि जब हमने इस तहरीक का आगाज किया 20 मार्च को, 3 दिन बाद ये 400% पे थी, 2100 से 8,000 रुपए थी। अब हमने आपको लेवरेज दे दिया। ठीक है, आपने चूंकि मेहनत की, गरीबों ने पैसा जमा किया, गरीबों ने इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट है, सट्टा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको इंश्योर्ड किया 50,000 रुपए 1 करोड़ पे। ठीक है, और हम जद्दोजहद करेंगे एक पर एक की। इसमें मेहनत चाहिए, इसमें पॉलिसीज चाहिए, इस पे वो बीज बोने हमने जो इसको तनावर दरख्त बनाए, और इंशाल्लाह ये बनेगा। तो 50,000 पे इंश्योर्ड कर दिया, आपको कोई नुकसान नहीं होना। इस इंश्योरेंस का जिम्मेदार FRA रिसर्च सेल हो गया। और इन मनी चेंजरों को मैं बताऊं, तुम जिसको कचरा कहते थे, 38 दिन हो गए, देखो आज तुम्हारे बच्चों का रिजक इसी कचरे से चल रहा है। डॉलर तो गरक हो गया, 5% भी नहीं रहा। 5% इसलिए रहा कि TT में और ये LCs के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी वक्त आ रहा है कि ये भी खात्मा हो जाएगा और युआन में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 1% भी नहीं रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान में इसकी खरीद का मेयार आ गया 35%, और बांग्लादेश के अंदर आ गया 17%। यानी तारीख में जो वहां पे भी कचरा थी वो भी उठना शुरू हो गई। तो ये तुम्हारे से वादा रहा मनी चेंजर हो, तुम्हारा अब जितना भी रिजक चलेगा बच्चों का इसी कचरे से चलेगा। और ये मेरे खुदा की तरफ से तुम्हें वो ताज़ियाना है जिसको गरूर और तकब्बुर के अलामत तुमने समझा, उस डॉलर को गरक कर दिया और इस कचरे को उठा के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। और अब ये परवाज करता ही चला जाएगा। जैसे जैसे सैंक्शन हटेगी तुम्हें फैसल रजा आप भी समझ में आएगा। जैसे जैसे ईरान अपने गैस और ऑयल को ट्रेड करेगा पूरी दुनिया के अंदर, तो तुम्हें नजर आएगी ये करेंसी मजबूत होते हुए। दर हकीकत ये तुम्हारे बच्चों का वो मुस्तकबिल है जो आज से 1 साल बाद तुम खुद कहोगे तुम्हारी बेटियों का जहेज इसी में, तुम्हारे बच्चों का तालीम और तरबियत इसी के अंदर है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे मुल्क में जिसमें कोई काम करने की चीज ही नहीं रही, ना कारोबार ना रोजगार, कुछ नहीं। तो ये एक सेफ। अच्छा, मैं एक सवाल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिसका भी ये सवाल को राय लोग कि जानना चाहेंगे कि सैंक्शंस की जब बात आती है ना, तो वेस्ट और ये तमाम लोग, जैसे भी पासदाराने इनकलाब की बात हुई और दीगर मामलात की बात हुई, इसके ऊपर तो कंसेंसस हो जाएगा। लेकिन जहाँ 3 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी हो, मोर देन 3 ट्रिलियन की, क्या ये उसको लेवरेज दे सकते हैं? फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को अगर ऑल ऑफ अ सडन जरा सी भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी दी तो उस रीजन का किंग बन जाएगा। क्या ऐसा ये तो किंग बन जाएगा तो मसला क्या है? नहीं, वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए तो हाँ ये है ब्रो, निकाह टूट जाएगा ना। और क्या है, मतलब तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। तो जेलसी का ये मेयार तो देखो, इनके अल्फाज तो देखो। मतलब सहाफत से अच्छे लोग हट जाएं तो चिंगड़ों और मुसल्लियों के बच्चे ही आके बैठेंगे ना सहाफत में, तो वो यही अल्फाज अदा करते हैं। बात सिर्फ इतनी है मेरे भाई, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मैंने आपको उस दिन अर्ज किया कि 1600 अरब डॉलर तो इनका गरक हो गया, दिफाई साजो सामान ही फारिग हो गया। 1000 अरब डॉलर की जो वसूल किया करते थे 6 मुल्कों से, अरब रियासतों से दिफा के, और 800 अरब डॉलर का सालाना इनको असला बेचा करते थे, वो भी गरक हो गया। तो तारीख के अंदर देखिए, मेरी बात सुने आप गौर से। हम तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कौन से मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात, आओ जंग लड़ो ना। तुम जंग लड़ो, तुम इतने बड़े जंगी चैंपियन थे, पूरी दुनिया को तुम अपने बाप की जागीर समझते थे, तो तुम्हारा तो मुंह काला हो गया।
तुम्हें अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुम हम पे हमला करो, एक हमले की जरूरत है हमें, सिर्फ एक हमले की। तारीख देखेगी कौन सी इकोनॉमी कौन से ट्रिलियन 37 ट्रिलियन से उठ के 100 ट्रिलियन के अंदर नीचे दबे हुए होगे तुम ये भूल जाना कि तुम यहां से बच के जाओगे। जितने फ्रिगेट लाए हो, 70,000 फौजी, बहर अरब की तमाम मछलियां नीचे ही घूम रही हैं, उनको तो भुना हुआ सफेद गोश्त बहुत पसंद है, तो उनकी दावत का हमने पूरा एहतमाम कर रखा है। यहीं गरक करेंगे, एक जिंदा गया ना वापस, एक जिंदा मेरा गिरेबान पकड़ना। पूरी ताकत से तैयार बैठे हैं। ये शहादतें हमने इसलिए नहीं दी कि तुम मुज़ाकरात करके हमें ऑफर करोगे, तुम्हारी औकात और हैसियत ही नहीं है ऑफर करने की। हम तो ये चाहते हैं तमाम 90% पाकिस्तानी कि इनको छोड़ो, सियासतदानों को। हम आर्मी चीफ से डायरेक्ट बोलते हैं कि इस ब्लॉक की तरफ जाइए और इसको लीड कीजिए जो पाकिस्तान की असल जगह है और जिस पे आप सही काम कर रहे हैं। इसलिए आपको पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात कीजिए। देखें, पाकिस्तान के जो भी मसाइल है, बेसिक तो उसका मादनी मसला है ना, गैस और तेल, यही है ना सबसे अहम तरीन चीज। तो आज भी आप $80 के ऊपर अगर बैरल या $100 पे बैरल मार्केट से उठा रहे हैं, तो भाई बंदी किस चीज की है? क्या दिया अरब ने आपको? कुछ भी नहीं दिया आपको। तमाम आपके महकमे गरक कर दिए। यहां से आओ जरा, आओ तहकीकाती कमेटी बनाते हैं। ये के इलेक्ट्रिक का जो ये कॉपर उतार के बेचा है कराची का, जिससे आज पूरा कराची तबाह माशी। अब कौन था इसके पीछे? जोमिया, अलजोमिया कहां की है? सऊदी अरब की। रजिस्ट्रेशन कहां है? कैमन आइलैंड में। 2014 में कैमन आइलैंड में जाके इसकी रजिस्ट्रेशन चेक की, जाली। ये हाल है इस पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का। अगर तुम्हें प्राइवेटाइजेशन करनी है तो पहले वेबसाइट पे लगाओ कि पाकिस्तान की माओ ने वो काबिल बच्चा ही नहीं पैदा किया जो इन महकमों को उठा के आसमान की सरबुलंदियों पे लेके जाता। हर चीज अगर बेचनी है तो पहले अपनी नाअहलियत का ऐलान करो कि हम नहीं संभाल सकते। पूरी दुनिया में कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई अमल ही नहीं है। आपका टेलीकॉम प्राइवेटाइज, आपकी एयरलाइन प्राइवेटाइज, आपकी तमाम शाहराएं प्लेज कर दिए, अड्डे बना दिए टोटल, आपके तमाम मोटरवेज गिरवी रख दिए गए। तो पाकिस्तान किस चीज पे चल रहा है आज तक समझ नहीं आई भाई। कर्जा ले लेके अपने महल बना रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर लूट के ले जा रहे हो। इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी सही करनी है तो सबसे पहले ताजिरों पे हाथ रखे ना, जिन्होंने इसको उठाना है। पूरी देखें, दुबई से फारिग होने के बाद हर ताजिर निकल रहा है। स्टेशन क्या है उसका? सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग। भाई पाकिस्तान क्यों नहीं है? उसकी वजह ब्लैकमेलिंग। जो लेके आएगा पैसा ये उसको हड़प कर जाएंगे, ये उसको इतना तबाह बर्बाद करेंगे। मैं आपको बताऊं, इन्हीं सरबराहान मुमलिकत के सामने टर्की के अंदर यह बताया गया, जब तक केपीटी और कस्टम का महकमा मौजूद है यहां पर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। इनको खुसूसी टास्क दिया हुआ है कि लूटो, तबाह कर दो, ग्रे एरिया में डाल दो, जो ये इंपोर्ट करे उसको बर्बाद कर दो। तो वो सर पीट के यहां से भागेगा ना, वो उस जगह जाएगा जहां मलेशिया में सुकून है, जहां सिंगापुर में सुकून है, जहां हांगकांग में सुकून है। तो ये सुकून पाकिस्तान में नजर आना चाहिए ना। कानून की अमल दरामद अगर पाकिस्तान में नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान को इंसाफ फराम नहीं करोगे, यहाँ के रहने वालों को इंसाफ फराम नहीं करोगे, सोने के पहाड़ लेके आ जाओ, कोयला कोई फायदा नहीं। कोयला है। जिस मुल्क के दरिया सोने से भरपूर भर के बह रहे हो और वो भीख मांगे, तो इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर इनका है। फिर मान जाओगे मसला इनके जमीर में नहीं, मसला इनके खमीर में। वाह, टाइम है, बिल्कुल है अभी ब्रेक। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रम्प ये कह रहे हैं शिद्दत पसंद कौन, एतदाल पसंद कौन, ये ईरान के हवाले से ये रोजाना बातें और यहाँ पे हेडलाइनें चलती हैं फौरन कि एतदाल पसंद और शिद्दत पसंदों में ये हो गया, ये होने वाला है, ये, जबकि वहाँ से उनकी बात जो है वो नहीं बताते, लेकिन ट्रम्प की बात जाहिर बात है ट्रम्प है तो हेडलाइनों में चलती है। इनका तो खुदा है ना, इनका तो खुदा है, हमारा तो खुदा अल्लाह है, इनका खुदा तो वही है। कब्र में उसी ने इनकी आके मगफिरत करानी है। कुछ दिनों बाद आप भी कब्र में, मैं भी कब्र में, कितना जी लोगे यार? 10 साल, 5 साल, 15 साल कब्र में तो हो ना। जवाब ये देगा, ये ट्रम्प देगा, ये बादशाह देंगे, ये वजीर आजम देगा। अगर देगा तो इनकी बात मान लो, नहीं तो अल्लाह के हुक्म पे चलो। अगर वो ये कहता है ईरान सबसे बड़ा मसला है तो चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। अगर ईरान मसला है then what the hell you are doing in Japan, what the hell you are doing in Korea? तुम वहां क्या कर रहे हो? तुमने वहां जापान को लगा रखा है कि चीन से खतरा, रशिया से खतरा, शुमाली कोरिया से खतरा। जुनूबी कोरिया को लगा रखा है कि शुमाली कोरिया से खतरा, चीन से खतरा। अब तुम्हें मैं बताऊं कि 55,000 ट्रूप तुम्हारे जापान में मौजूद है, $60 अरब तुम रोजाना लूट रहे हो उनको, अलावा दिफाई प्रोडक्ट की खरीदारी के।
रोज हर महीने लूट रहे हो, और 1945 से लूट रहे हो, जब से तुमने वहां पे एटम बम मारा है तुम उनको मुसलसल लूट रहे हो। एक ऐसी कौम को जो इंसानियत की सबसे बेहतरीन दलील है, सबसे बेहतरीन कौम है इंसानियत के ऊपर, जापानीज कौम, जिसके अंदर अमन ही अमन है और सकून ही सकून है। यानी आप जाओ तो आपको पता चलेगा इंसानियत सजदा करती हुई नजर आएगी आपको। कोरिया, आप वहां पर जो है 29,000 ट्रूप लेके बैठे हो, $50 बिलियन हर साल तुम उनसे भत्ता वसूल कर रहे हो हिफाजत करने के नाम पे। किससे डरा रहे हो? शुमाली कोरिया और चीन से। क्या ईरान है वहां पे? है वहां पर? अब तुम ताइवान आ जाओ, ताइवान से तुम $20 अरब लूट रहे हो। 1952 से तुम ताइवान के गले टर्की के जाके 1952 से तुम गले पे बैठे हो, 2,000 ट्रूप वहां लगे हुए, तुम वहां से $10 अरब महीने के लूट रहे हो। ये यहाँ पे क्या ईरान से खतरा है? ये खतरा ईरान से। फिर आ जाओ तुम ताइवान, 1979 से $25 बिलियन लूट रहे हो। किससे खतरा बता रहे हो? चाइना से। तो दुनिया में चाइना से उसको खतरा, जापान से उसको खतरा, शुमाली कोरिया से उसको खतरा, ताइवान से उसको खतरा, टर्की से उसको खतरा। क्या ये ईरान से खतरा? क्या अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ईरान आया हुआ है? हर जगह तुमने एक जगह मम्मा बनाया हुआ, इसको इससे खतरा, उसको इससे खतरा, इससे लूटो उससे लूटो। दरहकीकत असल खतरा तो तुम हो। तो हम ईरान से कहते हैं अल्लाह के वास्ते इंसानियत पर रहम करो, इसको सफाजगी से मिटाओ, इसकी बदमाशी निकालो। जब तक ये एशिया से दवा नहीं होगा, दुनिया अमन और चैन से नहीं जी सकती। ये एशिया से दवा होगा तो पाकिस्तान समेत 80 मुल्क आजाद होंगे इसकी इस अफरियत से, और इंशाल्लाह वो दिन करीब है। इस दिन को हासिल किए बगैर, फलस्तीन की फतह के बगैर ये जंग खत्म नहीं होगी। जिसको जितना जोर मारना है मारो। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक कॉज की लड़ाई है, और जैसे भी ये बात हो रही है कि ये अपना अल्टीमेट गोल जब तक अचीव हम नहीं कर लेते, और उनके जहनों में भी यही है कि वो जब तक अपना टारगेट नहीं अचीव करते तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, और जो सवाल हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए वॉर रूम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे वॉर रूम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी जनाब, सवालों का सिलसिला जारी है। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, और प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि आपके सवालों को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। फैसल साहब, ये फरमाइए कि आप रिसर्च के हवाले से हमारी पिछली प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी, और वो कुछ 20 नुकाती एजेंडा था जिसके ऊपर बात हो रही थी कि जो आपने कुल रिसर्च की है। अब लोग ये जानना चाहते हैं, बारहा ये सवाल किया गया कि उस रिसर्च पेपर का आखिर मकसद है क्या, और ये रिसर्च जो की जा रही है क्या नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उस पर आज तफसीलन ज़रा गुफ्तगू हो जाए कि जो 20 पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा फरमाइए। आज 26 अप्रैल है। ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो 26 नवंबर 2026 है, जिसका हमने बाकायदा ऐलान 2024 में किया कि इस पे हमने ये टास्क कंप्लीट करना है। टास्क क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि गवादर मैगॉयल सिटी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन जो कि उरमची चाइना तक जानी। ठीक है ना, कि चाइना के मुफाद के लिए लाजिम है कि उसके मुफाद को अपने यहाँ लेके जाया जाए और पाकिस्तान को सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान जब किसी की ज़रूरत बनेगा तो हिफाजत और इज्जत आपको अलग नजर आएगी। नंबर 3, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक, जिसके अंदर पाकिस्तान पड़ोसी है ना, पड़ोस तब्दील नहीं किए जाते। ठीक है, 18,000 किलोमीटर दूर। स्क्रीन पे चला दें जरा, ताकि हमें भी जो है ना, मैं आगे आ रहा हूँ उसको, अभी रुके। अच्छा चलें, अभी रुके। ठीक है, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक में पाकिस्तान का जाना और अपने महल वकू के हिसाब से और आबादी के हिसाब से इसको लीड करना, ना सिर्फ जाना, लीड करना। पाकिस्तान की असल जगह ये है, या लीडिंग पोजीशन पे आना है। भाई अमीर करना है ना, अमीर करने का मैंने अगर फार्मूला दिया है तो उसमें इस पे आना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, उसके बाद डॉलर डिवैल्यू करना। जब तक डॉलर खत्म नहीं होगा कर्जा ही नहीं खत्म होगा। तो वो तो चलो बाहर से काम, वो तो हम चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान से उसका मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आगाज डॉलर जला के आपके प्रोग्राम में 5 अप्रैल को किया, और ईरानी करेंसी को अप्रूव करा के आपके यहाँ, ताकि उठती हुई नजर आ रही है। सही है ना। अच्छा, 6 अरब कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का जाना और उनका दिफा का निजाम संभालना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और छठा है इसराइल का खात्मा, वो बाहर से। वो यहाँ देखिए, आप मेरी बात सुने, अब पाकिस्तान में आज से 26 अप्रैल 2026 से 2 स्टेक होल्डर हैं। गौर से सुने, एक 90% पाकिस्तानी और एक अफवाज पाकिस्तान। ठीक है, हम किसी तीसरे को ना जानते हैं ना मानते हैं, क्योंकि सब गैर कानूनी। ठीक है, ये दुनिया जान ले कि ये जितनी आके आपके आगे बकवास करते हैं हमारे हुक्मरान, इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, ना हम इनके किसी कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार हैं। कल को कालदम करार देंगे हर चीज। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि 26 नवंबर तक हम सिर्फ फौज से बात करें। हम 90% पाकिस्तानी,
अपनी फौज से बात करेंगे, जो भी मसला मसाइल होगा उससे डिस्कस करेंगे, जो ISPR का बयानिया होगा सिर्फ उस पर सर तस्लीम हम करेंगे, इनको तो हम मानते ही नहीं। ये लिख लें आज आप। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊं कि कुछ बीज ऐसे बोए जाते हैं भाई जिसका फल आप नहीं खा सकते। आप उस बीज को बोते हो, उस फसल को तैयार करते हो, लेकिन उसका फल आने वाली नस्लें खाती हैं। तो ये जो हमने बीज बोए हैं, जो जिसका आगाज हमने 2010 से किया, ठीक है ना, 26 नवंबर 2010 इसकी तारीख थी, जो पाकिस्तान के अंदर हमने इन रिसर्च को पेश किया, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, अब जी रिसर्च पेपर ले आए आप सामने जी, दिखा दें जी, रिसर्च पेपर दिखा दें ना, जरा स्क्रीन के ऊपर चलाएं ना, ताकि नजर आए, स्क्रीन के ऊपर चलाएं जरा, ताकि पता चले ना जिसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अच्छा देखें, इसमें आगाज ये स्क्रीन पर आ गया जी। नंबर 1 गवादर मेगा ऑयल सिटी, नंबर 2 ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, नंबर 3 वॉर ऑन टेरर, नंबर 4 ग्रेटर इसराइल, नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये हम जीत चुके। ठीक, ये जीत इसलिए चुके कि सुप्रीम कोर्ट मुद्दई थी, उसको मुकदमा हराया और उस पर 110 रुपए का जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद फैसल रजा आब्दी है जिसने अपनी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना आयद किया केस हारने पे। ये केस हारे मेरे पे, तो जुडिशियल सिस्टम का हमारे आगे कोई वैल्यू नहीं। आपकी अदलिया मेरी मकरूज है, ओके। मेजर एक्ट ऑफ लॉ, इसके बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं, क्योंकि हर चीज को आपने इससे छानना है जो आपके मुल्क के अंदर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये भी कोई चीज है। उसके बाद आए जी आजाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान को कैप्चर करके आजाद बलूचिस्तान का ख्वाब जो आलमी इदारों ने देखा, उसको तहवाला करने के लिए हमने इस रिसर्च का आगाज किया। उसके बाद आए जी आप राइट ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान, जो उनका हक है, उन्होंने डोगरा राज से आजादी हासिल करके खुद पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, तो उनको भी वही हक है ना जो पाकिस्तानी आवाम को है, जो उनको आज तक नहीं मिला। अच्छा, नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर ये तमाम खजाने मादनियात मौजूद हैं। ट्रेड टैक्सेशन एंड अफगान ट्रेड, जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी पर सबसे बड़ा वार है, अफगान ट्रेड। ये आगे आएंगी सारी चीजें। ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ऑयल रिजर्व, ये मैंने 2020 में जब ऑयल को कब्जा किया जा रहा था, उस दिन लाइव प्रोग्राम के अंदर आके बताया था कि ये होने जा रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर रिजर्व, कराची एंड करप्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो हमने लास्ट वीक से शुरू किया, जो अगले वीक से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कोविड-19, इसको कंप्लीट किया, इसको मैंने शिकस्त दी, आपका खौफ खत्म किया। 7 दिन में दुनिया 2 साल बंद रही, मैंने ये मास्क उतरवा दिया। ये मिसाल देके, जब मुर्गी और बकरियां और गाय नहीं मरे तो तुम इंसान कहां से मरोगे। ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे जिससे फेफड़ों में कीड़े पड़ रहे थे, तो ये मास्क उतरवा के अपने मुल्क को इस खौफ से बाहर निकाल दिया। ये हमने कामयाबी से सर किया। डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ, जमहूरी मार्शल लॉ, जमहूर की ताकत से लगा हुआ मार्शल लॉ, इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 और अखंड भारत, ये वो 20 टॉपिक हैं जी जिसके ऊपर हमने ये खेत लगाया, ये बीज बोए, खेत लगाया, मेहनत की। 18 साल के टीवी प्रोग्राम, हर चीज मुनाजरे इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अच्छा, आप घूम रहे थे मुख्तलिफ मैदानों में, पाकिस्तानी कौम कभी नियाजी के मैदान में, कभी पीपल पार्टी के मैदान में, कभी नून लीग के मैदान में, कभी किसी मैदान में, तो कभी किसी मैदान में। इस मैदान में तो ना आपका जहन था ना आपकी सोच थी कि इस मैदान में भी आएंगे। तो मैं आपको ये एक बात क्लियर, FRA रिसर्च सेल सिर्फ 2 चीजों के लिए काम करती है, या इस्लाम के लिए या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। तीसरा हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। तो मैंने ये खेत लगा के एक मैदान तैयार किया। इस मैदान की उम्र है जी तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल के अंदर जब मैंने ये मैदान तैयार किया, तो अब आप ये मान लें और इसको अच्छी तरह जान लें कि आप फैसल रजा आब्दी के बनाए हुए मैदान में तशरीफ ले आए पूरा पाकिस्तान। आने के 100 रास्ते, जाने का निकलने का एक रास्ता। उस एक रास्ते का सिर्फ उसी को पता है जो इस रिसर्च का खालिक है, जिसने ये मैदान बनाया। तो अब आप इस वक्त FRA बैटलफील्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहां पर 26 नवंबर तक सिर्फ वो होगा जो हम चाहेंगे। देखो, हमने अपने आप को स्टेक पे लगाया, तो मुझे न्यूट्रल ग्राउंड, तो मेरा हक है ना, मुझे अपने टारगेट को चेस करने के लिए न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए। तो ये मुझ पे जा बजा जो पाबंदियां हैं, मुझे उम्मीद है कि इसका खात्मा किया जाएगा और मुझे पूरा न्यूट्रल ग्राउंड दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं इस पे अमल कर सकूं, नहीं तो मेरी हार हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, 26 नवंबर 2026 को हाँ, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी टीवी प्रोग्राम आप लोग के साथ करूं। उस दिन या तो मेरी किस्मत में हार होगी या मेरी किस्मत में जीत होगी। 2 ही चीजें होती हैं ना, तीसरी तो हमारे यहाँ फार्मूला ही नहीं है। हम तो अगर और मगर पे चलते ही नहीं है, या हार गए या जीत गए। अब हार अगर अल्लाह ना करे हुई, तो फिर ये याद रखना तुम 25 करोड़ आवाम ने मिलकर मुझे हराया।
ठीक। तुम मुझे नहीं हराओगे, अपने आने वाली नस्लों के पूरे मुस्तकबिल को हराओगे। फैसल रजा अब्दी नहीं हारेगा, उनका नसीब हारेगा। जिस औलाद के लिए तुम ये सारी मेहनत करते हो ना, उनका नसीब हार जाएगा। और अगर जीत हुई तो ये तुम 90% पाकिस्तानियों की जीत होगी। अच्छा, अगर मैं हारा तो भाई मुझ पे ये पूरा फर्ज है ना, मैं पूरी ताकत से लड़ूं, पूरी ताकत से आगे जाऊं, क्योंकि मैं नहीं हारूंगा, पाकिस्तान हार जाएगा। और मैं पाकिस्तान को कभी मर के भी हारने नहीं, इसके इंटरेस्ट के लिए काम 110% पूरी ताकत से लड़ाएंगे। 26 नवंबर 2026 तक ना तो कोई करप्शन चलने देंगे भाई, ना ही कोई सिस्टम चलने देंगे पाकिस्तान में। उसकी वजह है कि ये हाथ है, इस पे जमा करते जाओ, जमा होगा। लेकिन अगर छेद डाल दोगे तो दुनिया का खजाना लेके आ जाओ, यहां से निकल जाएगा नीचे, तो फिर पाकिस्तान कैसे मजबूत हो सकता है? तो हर सूरत करप्शन को रोकना है, हर सूरत सिस्टम के ऊपर वार करना है, चाहे उसके लिए मुझे पूरी ताकत से क्यों ना टकराना पड़े। और मैं तुम्हें बताऊं सियासतदानों, खुदा का वास्ता मेरे रास्ते में नहीं आना। ये पागल आदमी है, बिल्कुल ऐसा टकराएगा कि तुम्हारे होश उड़ा देगा कि इतनी मेहनत कहां से हुई है तुम पर, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मैं पूरी ताकत से टकराऊंगा। और अगर किसी सियासतदान ने 26 नवंबर 2026 तक बीच में टांग अड़ाई, या किसी मीडिया हाउस ने, या किसी सहाफी ने, मुझे खुदा वाहिद और शाहिद की कसम, मैं फिर पाकिस्तान में जमीन पे उतरूंगा, मैदान में उतरूंगा आशूरा मुहर्रम के बाद, और अपने 18वें सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक मार्शल को पूरा करके तुम्हारी पार्लिमानी जमहूरियत को सुपर्द खाक कर दूंगा। फिर इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान में कि तुम पार्लिमान चला सको, सेनेट चला सको, कौमी असेंबली चला सको, सूबाई असेंबली चला सको। मैं सबको गरक करके और ये मुल्क फौज के हवाले कर देंगे। हम आवाम जमहूर की मंशा से लगी हुई जो मार्शल्ला होगा, वो जमहूरी मार्शल्ला कहलाएगा, और ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 8 होगा। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हमें तुम्हारे इख्तियार से, इख्तिदार से, सियासत से कोई लेना देना नहीं। 17 साल हम सियासत से बाहर रहे, लेकिन अब हमारी इज्जत का मसला है, मेरे मुल्क की इज्जत का मसला है। मैं टकराऊंगा, इस रास्ते में नहीं आना। जो हम कहेंगे 26 नवंबर तक वो होगा, नहीं तो आ जाओ मैदान, देखते हैं फिर कौन आता है मुकाबला करने के लिए। फिर ऐसा मुकाबला होगा कि तारीख याद रखेगी कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। अच्छा, गरक कर दूंगा मैं। समझना ज़रूरी है कि ये सारी जो एफर्ट हो रही है, ख़ास तौर पे अभी जैसे हम डायलॉग और इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही तो आपने इंडिकेशन दे दी है कि ये तो एक होली वॉर है जिसका सिलसिला जारी है। दूसरा आपका ये भी होली वॉर है, यहाँ खारजियों से जंग होनी है। हाँ, ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी निशानियों के अंदर है। तो ये सारे मैदान क्यों तैयार कर रहा हूँ? पुश्ते मजबूत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। 25 करोड़ आवाम को फौज बना रहा हूँ। देखो 20 मार्च को मैंने ईरानी रियाल इंट्रोड्यूस कराया कि ये ले लो। 5 अप्रैल को मैंने डॉलर को आग लगा के अपनी तहरीक का आगाज कर दिया। और इंपैक्ट पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इंडिया में नजर आ रहा है, बांग्लादेश में अब नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में नजर आएगा। यहां तक के 3 महीने बाद अमेरिका में सबसे बड़ी जो बाइंग होगी वो ईरानी रियाल की होगी। तो मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा हूं। 25 करोड़ आवाम अगर फौज नहीं बनी और इन 17 लाख फौजियों के साथ नहीं खड़ी तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। ट्रंप के हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? उसके आवाम की अदम दिलचस्पी। मैं ये काम यहाँ नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये बताइए, जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये अमन में क्यों नहीं आए? जंग चल रही है, उसी वक्त ये सब्जेक्ट आप लेके आ गए, ये भी तो कोई खास वजूहात है इसकी? बड़ा कमाल सवाल किया आपने, कहाँ सोच रहे थे ये सवाल? देखिए मेरी बात सुने, ये जो जितने सब्जेक्ट है ना, इसके लिए लाजिम है एक चीज कि जंग हो। ठीक है, जंग हो। ये आलमी ताकत जब तक मार नहीं खाएगी, क्या आप में हिम्मत है आप गवादर मैगोल सिटी बना सको? हर तीसरे दिन आपका ये घुसपैठिया वजीर आजम जाता है और यहाँ पे सऊदीया की रिफाइनरी लगाने की बात करता है। ओ जाहिल, ओ जाहिल, जरा निकाल के देखो ये मुआहिदा जो ईरान पाकिस्तान मुआहिदा है जिसके अंदर गवादर मैगोल सिटी बनना है, उसमें जब तक गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन नहीं आएगी तो वो बनेगा कैसे? तो यहां पर रिफाइनरी ऑलरेडी ईरान की डिजाइन हो चुकी है 4 लाख बैरल की, जिसमें 1 लाख बैरल पाकिस्तान का यौमिया फ्री है। जाओ मुआहिदा पढ़ो, नहीं तो मेरे से ले जाओ, क्योंकि बनाने वाला ही मैं हूं। ये इसकी सारा रिसर्चर तो मैं हूं, तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या है। नंबर 2, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक कैसे बनेगा? ताकत में आएगा जब तक कि अमेरिका दफा ना हो जाए। जब वो गरक होगा तो ये होगा ना, तो उसके लिए जंग चाहिए। नंबर 3, भाई डॉलर डिवैल्यू कैसे होगा जब तक इस्राइल तबाह ना हो जाए? इस्राइल मालिक है डॉलर का, हाउस ऑफ रूट चाइल्ड मालिक है ना। तो जब तक डॉलर गरक नहीं होगा, मेरा मुल्क कर्जे से कैसे आजाद होगा? क्योंकि मेरे मुल्क में कोई भी मां ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो पाकिस्तान की करेंसी को उठा के डॉलर का यहां सत्यानाश कर सकता। ये तो डॉलर के पुजारी हैं, तो 2-2 अरब डॉलर 3-3 अरब डॉलर के भिखारी हैं। भीख से तो दुनिया नहीं चला करती, भीख से तो माशरा नहीं चला करता, भीख से पाकिस्तानी मईशत नहीं चल सकती। तो जब तक डॉलर गरक नहीं होगा, पाकिस्तान कर्जे से बाहर नहीं आएगा। और जब तक
अमेरिका तबाह नहीं होगा, पाकिस्तान आजादाना खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता, पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों से कोई फायदा नहीं ले सकता, क्योंकि आका नाराज हो जाएंगे। तो आका की नाराजगी के लिए लाजिम है कि आका के ऊपर जूता रख के इसको मसल के इसको ऐसे तोड़ेंगे जैसे सांप का सर अलग करते हैं, और ये सियासतदान वो मुर्दा सांप का जिस्म होंगे। नंबर 3, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं गुजारिश है, सुबह दोपहर शाम एक दुआ करो, एक, या अल्लाह पंजतन पाक के सदके में ये ईरान पे हमला करे हमला। क्या करेगा? एटम बम मारेगा ना, आओ हम तैयार हैं। अगर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हमारी जानों की जरूरत है तो है आलमी ताकत, तो पूरा असला लाओ और हमारे सीने पे मार दो। हमने ये जंग लड़के साबित करना है कि लॉरेंस ऑफ अरबिया के इस्लाम को हमने दफन कर दिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को हमने सर बुलंद कर दिया। ये चीज तो होके रहेगी, इसका अल्लाह का वादा है, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वादा है। और इस काम के लिए अगर हमारी जानें भी हाजिर है हमारी जानें लो और हमें मारते चले जाओ, लेकिन हम में से जो बचेगा तुम्हें मारेगा और सफास्ती से साफ कर देगा। इस्राइल की नाबूदी अपनी आंखों से देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, कोई इशू नहीं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, हल्का सा सवाल है, ये बताएं आप ना हरमस के हवाले से बड़ी पोस्टें आ रही हैं कि ये आधे घंटे में अमेरिका खुलवा सकता था, खुलवा इसके लिए जुलूस निकलने, रैलियां निकलने। छोड़े ना हरमस को, मैं तो कह रहा हूँ ये जितने अमरीकी मुफादात की 10% ये जो इस्तेसाली तबका है, ये अमेरिका से कहे कि इसकी इज्जत बचाए, हमला कर दे। नहीं तो तुम जिसको ही मैन बना के लाए थे जब जंग लगी तो वो तो पूसी कैट निकला। ठीक है, तो शर्म से डूब के मर जाओ, जाओ अमेरिका को बोलो हम हमला करें हम पर। किस चीज के मुज़ाकरात हैं? अगर तवंगरगिरी करनी है तो खुल के बदमाशी करो, आओ ना लड़ो हमसे, आओ लड़के दिखाओ फिर हमसे। तुम्हारी नस्लों में वो हिम्मत नहीं जो तुम अहले ईमान से लड़ सको। खुदा की कसम इतना मारेंगे कि कल को तुम औरतों के बुरके के अंदर भी छुपने लायक नहीं रहोगे। तुम में इतनी भी औकात और हैसियत नहीं कि यहां से आके तुम एक जिहाद गुजार सको। अभी तक बाबुल मंदब से ना गुजार सके, यहां से ना गुजार सके। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, जाओ अपनी सरहदों में वापस चले जाओ, वापस जाओ अमेरिका के अंदर। इस दुनिया तुम्हारे बाप की गुलाम नहीं है। तुमने जापान को मारा, तुमने कोरिया को मारा, तुमने ताइवान को तबाह को बर्बाद कर दिया, तुमने इन तमाम अरब रियासतों को बर्बाद कर दिया। तुम यहां से निकलो और एशिया से निकल जाओ, उसके बाद जंग रुक। अच्छा, लास्टली वरना नहीं रुके, जो करना है। एक सवाल का जवाब और दे दें। तासुर ये मिल रहा है, मैं चाहूंगा जरा लोगों के अंदर भी ये जहनों में जो तासुर है ना ये क्लियर हो जाए कि हमारा शायद डॉक्ट्राइन जो है वो ये है कि हर चीज का अल्टीमेट सॉल्यूशन वॉर है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मॉडर्न एरा में 1945 के बाद से थ्रू डायलॉग मसले रिजॉल्व हुए? क्या इसका ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल, ये इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए। ठीक है, आप जानवरों के लिए नहीं। देखो ये सॉल्यूशन पे चल के हमने कतर से मार खाई, वहां पे डायलॉग थे, मार खाई ना, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने अमान पे मार खाई ना। फिर पाकिस्तान जब आया मुज़ाकरात लेके तो ब्लॉकेज तो उसके बाद शुरू हुआ है ना। मैंने तो अक़वाम मुत्तहिदा की हर चीज आपके सामने रख दी। अगर ये इंसानियत में नहीं चल सकते तो फिर एक ही रास्ता है, जहां मिले इनको मारो, इनको सफासी से साफ करो। अमरीकी अवाम से हमें कोई मसला नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं। इतने मुजाहरे हो रहे हैं, ये दिखा नहीं रहे जी। वरना इस वक्त ट्रंप के लिए अगर वो बाहर आ जाए ना तो उसकी अवाम उसके चिथड़े कर देगी। तो हम अमरीकी अवाम के इस अज़म के साथ हैं कि आप इंसानियत दोस्त हैं, हम भी इंसानियत दोस्त हैं। जी और जीने दो की पॉलिसी पे चलो और अपने इस आदमखोर और बच्चेबाज सदर का खुद एहतसाब करो, और नहीं करते हो हम मारेंगे। अच्छा, ये भी बताएं फैसल साहब जी कि ईरान की अगली पोजीशन आप क्या देख रहे हैं इस खत्ते में? देखें जी, ईरान रशिया चाइना ब्लॉक के अंदर उसका एक कलीदी रोल है। ब्रिक्स जो करेंसी आ रही है आगे मुस्तकबिल में, उसका उस तमाम रिजर्व उसी के 5,000 अरब डॉलर के रिजर्व उसी के। ईरानी रियाल अब आपको उठता हुआ महसूस होगा। जिस मुल्क के अंदर 10 बिलियन बैरल रोज के एक्सपोर्ट की सलाहियत हो सिर्फ ऑयल की, उसको 55 साल से नहीं बेचने दिया जा रहा। उनकी जिंदगी को तल्ख कर दिया, 10 करोड़ लोगों को मुहासरा करके तबाह बर्बाद कर दिया। हम तमाम पाकिस्तानी ईरानियों से ये दरख्वास्त करते हैं, पासदाराना इनकलाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने सियासतदानों को तो साइड में हटाओ, वो वादा पूरा करो जिसके लिए तुमने हम सबको अपनी हिमायत पे लागू किया, और इस फलस्तीन को आज़ाद कराओ। असल मसला तो वो फलस्तीन माओ बहनों का है। ये जितने लोग हैं ये असल किरदार के ऊपर क्यों नहीं आते? असल जंग तो ये फलस्तीनियों पे जुल्म की है, जब से हम लड़े हैं ये जंग हमने अपने सीने पे लिए, उनको सुकून मिला है। सही। तो हम अपनी माँ बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक जाएंगे और बदला लेंगे अपनी एक एक माँ बहन का, फलस्तीनी का, जो इन्होंने जुल्म करके मारा। खुदा की कसम इनको इनके मचानों से निकाल के इन यहूदियों को मारेंगे, और आप ये दिन देखने के लिए इंशाअल्लाह जिंदा रहो, ताकि ये दिन देखो आप।
मंजर भाई, वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। फैसल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, कितना वक्त है मेरे पास? अच्छा, और है, चलें थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि जो सवालात आ रहे हैं ना वो बहुत सारे हैं। अब लोगों के सवालों को भी थोड़ी सी बात, वैसे तो सारी गुफ्तगू ही इसके ऊपर हुई, अब वो कहा जा रहा है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लें। फ़र्दन क्वेश्चन कर लेता हूँ। सवाल ये आया कि भाई आपने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बता दिया, बड़ी बड़ी मुल्कों की इकॉनमी के हवाले से बता दिया। अब ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लानिंग करके बैठे हुए वो बड़ा इस वक्त कंफ्यूज है, उनके भी सवाल आ रहे हैं कि भाई इसका मुस्तकबिल क्या है, मेरी तो बात, बताएं। अभी तक तो पाकिस्तान में ना कोई कारोबार है, ना तिजारत है, ना रोजगार है, सब बेकार है। ठीक है। इस मौके पे ये दावा करना एक अनजाने का ख्वाब है, यानी अपने आप को जलालत के टोकरे में फेंकने की बात है। 26 नवंबर, ये 7 महीने 210 दिन सामने खड़े हैं, तो काउंटडाउन आज से आगाज हुआ। बिल्कुल ठीक है। खुदा की कसम पाकिस्तान बहुत मजबूत है। हम आर्मी चीफ से ये कहते हैं, अगर फैसले आपने करने तो ये सियासी मसखरों की जरूरत क्या, वन मैन डिसीजन लें। आपके डिसीजन बहुत ताकतवर हैं और उसमें हम तमाम 90% पाकिस्तानियों की सपोर्ट होगी। सिर्फ इन सियासी मसखरों से हमारी जान छुड़ाएं। सुने मेरी बात, मैं मलेशिया में था, छोटी सी बात कर, मैं वहां एक प्रिंस के साथ बैठा हुआ था। मुझसे वो कहता है कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मैंने क्यों आ रहा है? कहता पैसे मांगने आ रहा है। मैंने तुम दोगे उसको पैसे? उसने कंप्यूटर खोला, टॉप मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, उसने तहरीर किया तो 4थे नंबर पे पीपल्स पार्टी और 5वें पे पीएमएलएन थी। उसने मुझसे कहा क्या तुम किसी चोर पे पैसा लगाओगे? मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कह रहे मैं बेवकूफ हूँ। तो आर्मी चीफ के फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये तारीख के सबसे बड़े डकैतों को आगे ले जाना और इनके जरिए फाइनेंस हासिल करना, जो कभी लाया पूरा नहीं होगा। जहां आर्मी चीफ अकेला था वहां कामयाबी मिली, और जहां ये घुसपैठिया वजीर आजम था वहीं नाकाम हो गए। ये आपके मुज़ाकरात आपके सामने जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो ये घुसपैठिए की वजह से नाकाम हुए, क्योंकि ये मनूस लोग हैं। अल्लाह रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। रहमत के फरिश्ते 200 मील दूर से देख के इनको वापस चले जाते हैं, और जहां आर्मी चीफ अकेले गए वहां से पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखी गई। तो हम जनरल आसिम मुनीर से फिर एक बार तकाजा करते हैं, 90% पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। आगे जंग आ रही है, ठीक है, आगे जंग आ रही है, सपोर्ट बहुत जरूरत है। हमारी ये जरूरत इस वक्त शदीद जरूरत है कि ये 25 करोड़ अवाम आपके शाना बशाना खड़े हो, खारजी आ जाए या दुनिया के तमाम दहशतगर्द, फिर यहाँ देखोगे उनको कैसे मारते हैं हम। फिर दुनिया ये ईरान अमेरिका जंग भूल जाएगी, ये पाकिस्तान की सरजमीन पे होने वाली जंग, ठीक, मुकद्दस जंग करना। टाइम खत्म हो रहा, आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये बताएंगे, अवाम ने बेहद सवाल किया ये वाला, कि हम गैस और पेट्रोल ईरान से अपनी जिंदगी में ले पाएंगे? भाई आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। रोजाना 2.5 करोड़ लीटर पेट्रोल वहीं से आ रहा है रोज का। ये कराची के तमाम पंपों पे पुलिस की सरपरस्ती में और इस सिस्टम की सरपरस्ती में बिक रहा है, जिससे हमारी गाड़ियां तबाह होती जा रही है, क्योंकि गर्द आलूद होता है। 3 जगह इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो ले रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूं, आप अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं लेते? आप एक काम करें, 7 करोड़ लीटर कर लेना, दे दे 100 रुपए में, 50 रुपए में दे दे। ये 400 रुपए तो आपकी सीधी सीधी जेब में जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के खजाने में आने चाहिए। तो आप ये गलत बयानी नहीं करो कि दुनिया में तेल महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया तो 15 रुपए में तो आज भी आप ला रहे हो, लेकिन मसला क्या है? अपनी जेबों में डाल रहे हो। ये चिड़िया पे आता है, ये कौवे पे रख के आता है, ये इन्हीं रस्तों से चल के हजारों टैंकर आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए लिया, तो मसला क्या है और इशू क्या है इसमें? बाकी हमें पाबंदियों के ये पहाड़े मत पड़ाओ, हम जानते हैं तुम्हारी औकात। ठीक हो गया, चलें जी, वक्त अब हमारे पास खत्म हो गया। फैसल रज़ा अब्दी साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और जनाब मंजर साहब आपका भी, और हमारी सारी टीम का भी। और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। इजाज़त आपसे लेनी होगी। यासिर हुसैन को, मंजर रिजवी को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।